नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं यूपी की बात। इस शो में हम रोज की तरह उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे और रोजाना की तरह लखनऊ से मेरे साथ जुड़ेंगे उत्कर्ष चतुर्वेदी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शो। उत्कर्ष, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण। ढेर सारी एक हफ्ते की जैसे हम शुरुआत अक्सर कहते हैं कि ढेर सारी गतिविधियों के साथ ढेर सारी बड़ी खबरों के साथ होती है और मुझे लगता है आज भी इस शो में काफी कुछ देखने को मिलेगा। और एक ब्रेकिंग जो इस वक्त मेरे पास है, अगर आप अनुमति दें तो उससे बात शुरू करते हैं। जी। एल्विश यादव का मामला तूल पकड़ रहा है। एल्विश यादव के मामले में उनके जो सहयोगी हैं उनसे ईडी की लखनऊ में पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ में ईडी को अभी भी ये पूछताछ जारी है और इसलिए मैंने कहा कि ब्रेकिंग है। जब वो पूछताछ पूरी होगी तो वो रिपोर्ट हम लेकर आएंगे कि इस पूरी पूछताछ में क्या चला। लेकिन अब तक जो पूछताछ जारी है उसमें एक बात पता चली है, एक गाने का जिक्र आया है। एक पूरी की पूरी वीडियो ईडी को पता चली है कि वो वीडियो मौजूद है। उस वीडियो में शूट के दौरान सांप का इस्तेमाल किया गया है और ईडी के कई अधिकारियों का मानना है कि ये जो पूरी वीडियो में सांप का इस्तेमाल हुआ है ये एल्विश ने ही सप्लाई करवाए हैं। और इसके अलावा भी एल्विश यादव पर सांप और सांप के जहर को लेकर जिस तरीके के आरोप हैं और उसके बाद अब लोग सवाल एक ये पूछेंगे, आज हम भी जब ईडी के अधिकारियों से बात कर रहे थे तो ऐसे ही मजाक में एक सवाल पूछा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस और सांप का केस दो अलग चीजें हैं, तो ईडी इस मामले की जांच क्यों कर रही है। और सामने से भी मैं आपको बिल्कुल जो अंदर खाने के रिसोर्सेज होते हैं ना, सोर्सेज आपके होते हैं, उस तरीके की बात बता रहा हूँ। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहा कि आप लोग वीडियो में सांप देख रहे हो, हम उस वीडियो में वो बड़ी बड़ी गाड़ियां देख रहे हैं जो करोड़ों की है। और वो आखिरकार कैसे आई, तो मामला मनी लॉन्ड्रिंग का ही है, उससे जुड़ा है। जो वीडियो बनाए हैं उनको लेकर ये पूरी बातचीत हो रही थी, ये पूरी पूछताछ हो रही थी। लेकिन इसमें एल्विश यादव फंसते इस वक्त नजर आ रहे हैं वरुण। और ईडी की जो ये पूछताछ है ये अभी भी जो है लगातार जारी है। इसमें मुझे लगता है कि कल तक जब हम बात कर रहे होंगे तब तक हमको राहुल यादव फाजिलपुरिया गायक हैं, वीडियो बनाते हैं, एल्बम बनाते हैं और इनके एल्बम में एल्विश ने शूट किया था। तो ये एक ब्रेकिंग है। मुझे लगता है इस खबर के जो भी अपडेट होंगे हम अपने दर्शकों के लिए हमारे उजाला उत्तर प्रदेश पर लेकर हाजिर होंगे। तो आज के कुछ विषय आपने भी चुन रखे होंगे, उस बिल्कुल। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज की पहली खबर जो है वो जुड़ी है हाथरस हादसे से। इस खबर पर आज कई अपडेट हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिले। हादसे की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बनाया गया है। इस आयोग ने रविवार को 34 लोगों के बयान दर्ज किए। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। आगरा में भोले बाबा का एक घर है, यहां पर आम आदमी पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव ने धरना देना शुरू कर दिया है। उत्कर्ष, यूपी की सबसे बड़ी खबर में और कौन से अपडेट हैं, जांच कहां पहुंची है, इस मामले में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, दो एंगल हैं इस पूरे मामले के वरुण। और जैसा आपने शुरू में भी बताया कि एक तो राजनीतिक एंगल है। हमको लगातार दिख रहा है चंद्रशेखर जो कि सांसद है नगीना से, वो वहां पर गए। इससे पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी अलीगढ़ और हाथरस पहुंचे थे, वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर गए थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वहां गए थे। तो तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने स्तर से हाथरस जा रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं और अपने हिस्से की जो मांग है, बयान है, जब वो पीड़ितों से मिलते हैं और उनके सामने जो पक्ष आता है वो उसको रख रहे हैं। मुआवजे वाली एक बात है जो हमने लगातार देखी थी। लेकिन इन सब के बीच में जैसा आपने कहा कि जांच कहां तक पहुंची है, अब दो सवाल उठते हैं इस पूरी जांच पर। और माफ कीजिएगा, एक चीज जिसका अभी तक सवाल जवाब नहीं मिल पा रहा है, 48 घंटे के भीतर एसआईटी को अपनी जांच सौंपनी थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो बनी थी, टीम जो बनी थी, ये भी पता चला मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हमारे सूत्रों के मुताबिक कि वो पूरी की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल चुकी है। प्राइमा फेसी रिपोर्ट तो उनको उस दिन शाम को ही मिल गई थी, घटना के अगले दिन जब वो वहां दौरे पर गए थे। और उसके बाद 24 घंटे और होते हैं जिसमें वो रिपोर्ट पूरी होनी थी। लेकिन उस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है, और एक और अगर आप इसे ब्रेकिंग के तौर पर मान लें वरुण, जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, आज जब हमने क्योंकि सप्ताह की शुरुआत होती है, न्यायिक जांच रिपोर्ट पर हमने खास रिपोर्ट भी बनाई थी। और आप और मैं जब इस शो के लिए बात कर रहे थे कि हम हाथरस पर जब अपडेट करेंगे, उस दौरान मैंने कुछ लोगों से और शासन प्रशासन में जुड़े अपने सूत्रों से बात की थी। एक चीज जिसका अब तक हम एक्शन होते नहीं देखे थे वरुण, वो ये, जिसे मैं कह रहा हूं कि आप एक ब्रेकिंग के तौर पर ले सकते हैं। शो में कई सारी जानकारियां जो हम देते हैं बाद में सही साबित होती हैं।
वो ये कि अब हाथरस मामले में बहुत जल्दी हो सकता है कि हमको शासन के स्तर से जो वहां पर स्थानीय अधिकारी, स्थानीय शासकीय सेवक जो जिनकी ड्यूटी थी और ये माना गया कि प्राइमा फेसी इंक्वायरी में कहीं ना कहीं वो ड्यूटी ढंग से परफॉर्म नहीं हुई, उन पर कार्रवाई होते देख सकते हैं। और मैं देख सकते इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो रिपोर्ट मिली और जो सवाल हम बार बार पूछ रहे थे, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा सवाल हो या फिर वहां पर जो क्राउड मैनेजमेंट का सवाल हो, परमिशन से ज्यादा लोग आए तो एलआईयू ने या वहां पर प्रशासन ने क्या किया, तमाम इंतजाम का सवाल हो, यातायात से लेकर पुलिस, स्थानीय प्रशासन और चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवाएं, ये 4 एंगलों से जो प्राइमरी रिपोर्ट एक मिली है उसमें कुछ लूप होल के जिक्र हैं जो मेरे सूत्र या हमारे सूत्र हमको जो जानकारी दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हाथरस मामले पर उत्तर प्रदेश शासन का या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रवैया रहा है, बहुत जल्द अगर ये रिपोर्ट उनकी मेज तक पहुंच गई, उनकी टेबल तक पहुंच गई है, तो इन लोगों पर कार्रवाई होते भी हम देखेंगे। इस बीच में जो न्यायिक जांच कमेटी बनी थी, जो एक दूसरी जांच कमेटी बनी हुई थी जिसको कहा गया कि आप विस्तार से जांच करिए, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से हमको बताया गया कि उन्होंने प्राइमरी रिपोर्ट देखकर कहा था कि इस मामले में कई और पहलू हैं जिसकी तह तक जाना होगा। अब वो जो कमेटी है वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है, और जांच कुछ इस तरीके से हो रही है कि जो लोग हैं उनसे पूछा जा रहा है, और बड़ा दिलचस्प है वो सवाल जवाब जो हो रहे हैं न्यायिक जांच कमेटी की ओर से। वरुण, कुछ लोग जो कि उस जांच कमेटी के सामने गए थे उनसे हमने बात की, चूंकि वो पूरी एक ऐसी कमेटी है, मैं उनकी गोपनीयता का सम्मान करते हुए उनके नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उन लोगों ने हमको एक चीज बताई कि जांच कमेटी, जैसे मान लीजिए वरुण आप गवाह हैं या आप चश्मदीद हैं या प्रत्यक्षदर्शी हैं या आप हताहत हैं और मैं जांच कमेटी का सदस्य हूं और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले जो सवाल किए जा रहे हैं उसमें ये कि आप अपना परिचय दीजिए। आप घटना स्थल से कितनी दूर थे, क्या या वहां पर आप मौजूद थे, घटना से आप कैसे जुड़े हुए हैं, आपके परिवार का कोई हताहत हुआ, आप खुद घायल हुए, आप वहां से गुजर रहे थे। इन सामान्य सवालों के बाद एक दो सवाल बड़े इंटरेस्टिंग किए जा रहे हैं, वो ये कि क्या आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्या आप किसी संस्था से, क्या आप किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव रखते हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि इन तमाम मामलों को लेकर आपने पहली बार शिकायत की। एक चीज और जो साफ तौर पर न्यायिक जांच कमेटी पूछ रही है लोगों से, वो ये कि जब आप घटनास्थल पर गए तो मंजर क्या था, वहां पर आपको क्या देखने को मिला, वहां पर कौन लोग थे जो मदद कर रहे थे, जब लोग अस्पतालों में पहुंचे तो वहां पर हाल क्या था। तो वो ग्राउंड में अगर कोई लूप मतलब हुआ कई है, सवाल हैं जो लगातार जी, पूछे जा रहे हैं। उस पूरे हादसे के बाद भी अगर कोई लूप होल हुआ है उसको जानने की कोशिश की जा रही है। अगर प्रशासन के लोगों ने नहीं किया, अगर अस्पतालों में मदद नहीं मिली, साफ साफ पूछा जा रहा है कि जिन जिन स्टेज पर आप गए, आपका वास्ता हुआ उस हादसे के दिन पर, वहां स्थिति, वहां हाल क्या थी। विस्तृत रिपोर्ट है, करीब 2 महीना लगेगा इस पूरी रिपोर्ट को आने में, और इसलिए मैंने आपको बताया कि तफसील से और हर वो एंगल, अक्सर होता यह है कि गवाही के तौर पर पूछताछ होती है, भाई आपने क्या देखा, आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है, लेकिन उनके पूरे बैकग्राउंड से लेकर हर एक जगह जहां वो गए वहां के मंजर को डिस्क्राइब करना, मुझे लगता है कि जो मैंने आपको पहले कहा कि इस वक्त हो सकता है कि हम उत्तर प्रदेश में अगले कुछ 48 घंटों में एक्शन होते देखें, उस तरीके से ये रिपोर्ट उसका एक आधार बनती है। कुल मिला के ये मान लिया जाए कि हाथरस हादसा मामले में यूपी सरकार, योगी सरकार एक बड़ा एक्शन लेने के मूड में आ चुकी है और वो एक्शन बहुत जल्द हमें दिखने वाला है। जी वरुण, लेकिन इस बीच में एक परेशानी जो उनकी लगातार बनी हुई है, वो एक सवाल है जो आप, हम और विपक्षी पार्टियां लगातार पूछ रहे हैं कि बाबा पे शिकंजा कब, और बाबा अब तक एफआईआर से लिखित तौर पर उन आरोपियों की सूची से बाहर क्यों है। बिल्कुल। चलिए अब रुक करते हैं शो की अगली खबर का। खबर बहुत बड़ी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी में जैसा प्रदर्शन रहा उसको लेकर लगातार पार्टी में मंथन जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने रविवार को सरकार में दलित मंत्रियों के साथ ही अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसमें उन्होंने दलित नेताओं से लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की वजह भी जानी। बीएल संतोष ने नेताओं से दलितों और ओबीसी के बीच संवाद और पेठ बढ़ाने के निर्देश दिए। उत्कर्ष, मेरा सवाल ये कि आने वाले 10 विधानसभा उपचुनावों को लेकर मीटिंग में क्या बातें हुई, इस मीटिंग से और क्या निष्कर्ष निकाले गए? जो सबसे पहली बात हुई वो ये हुई कि उपचुनावों को लेकर तैयारी शुरू कर दीजिए। जो कुछ हुआ हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता, उसके कारण ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन उपचुनावों में फसीहत पार्टी नहीं चाहती। और मैं आपको
कुछ इनसाइट दे दूं वरुण, उस मीटिंग में जो तेवर थे ना वो बहुत सॉफ्ट नहीं थे, वो बहुत अच्छे या बहुत आराम से बातचीत वाले नहीं थे। पूरी की पूरी मीडिया टीम उत्तर प्रदेश भाजपा की, जिसमें तमाम प्रवक्ता, पैनलिस्ट, बैकडोर से संचालन करने वाले लोग, रिलीज लिखने वाले लोग, सोशल मीडिया कैंपेन को डिजाइन और तय करने वाले लोग सब शामिल होते हैं। उन सबको आप यूं कह लीजिए कि बस फटकार नहीं लगाई गई, लेकिन साफ कहा गया कि जब इतना बड़ा नैरेटिव विपक्ष रख रहा था, क्योंकि हर कोई बैठक में ये बोल रहा था कि विपक्ष के झूठ के कारण हम हारे, आरक्षण के मुद्दे के कारण हम हार गए, वो झूठ फैल गया, संविधान बदलने की बात फैल गई। तो जब मीडिया और सोशल मीडिया टीम्स बैठी तब ये कहा गया कि जब इतना बड़ा नैरेटिव विपक्ष चला रहा था तो आपने क्या किया, आपने वो काउंटर क्यों नहीं किया, वो काउंटर मिलकर क्यों नहीं आया, वो मजबूती से क्यों नहीं आया। तो वहां सवाल उठे जो आपने अपने इंट्रो में बताया। इस बैठक की खासियत ही यही थी कि मूल रूप से बैठक बुलाई गई थी तमाम दलित और पिछड़े वर्ग से जुड़े मंत्रियों, नेताओं और पदाधिकारियों के लिए। और वो जब आए तो उनको एक चीज कही गई कि आप संवाद बढ़ाइए, और 10 विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनावों से पहले ये ना होना चाहिए कि जो वर्ग हमसे अभी छिटका है, यानी दलित ओबीसी का जो वोट बैंक भाजपा से दूर गया है, ये लगातार दूर ही बना रहे या ये दूरी बढ़ती जाए। अब इस दूरी को पाटिए, कम करिए, संवाद की कमी है तो संवाद स्थापित करिए, बात करने तो बात करिए, कार्यक्रम बनाने की जरूरत है इस तरीके से कि उन लोगों के बीच जा सके, तो कार्यक्रम तय करिए, कार्यक्रम डिजाइन करिए और वो बताइए कि वो कार्यक्रम क्या होंगे। एक फीडबैक जो कि इस वर्ग की नाराजगी को लेकर मिला, ढेर सारे फीडबैक हम अब तक चर्चा कर चुके हैं वरुण। अफसरशाही की बात होती है, विपक्ष के प्रोपेगेंडा, जो भाजपा एक शब्द यूज करती है कि विपक्ष ने झूठ कहा था, उसकी बात होती है, सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है, वर्गों के छिटकने की बात होती है। इस बैठक में जो नई एक बात निकलकर सामने आई वो ये थी कि ये कहा गया इन नेताओं की ओर से कि संगठन के स्तर पर दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं को बहुत तवज्जो नहीं मिलती है। वो संगठन में तो हैं लेकिन वो बड़े नेताओं के सामने दब जाते हैं। दूसरा, अफसरशाही वाली दिक्कत या अफसरशाही वाली जो कंप्लेन है वो उस मीटिंग में भी आई। कहा गया कि जब हम इस वर्ग के लिए काम नहीं कर पाते तो वो वर्ग जो कि सालों से अपने आप को पिछड़ा मानता है, अगर हम उसको भी न्याय नहीं दे पाते, उसके बाद भी हम उसके मामलों की भी सुनवाई नहीं करा पाते, तो एक विश्वास टूटता है और वो विश्वास टूटना हमको ज्यादा नुकसान दिया है। तो सुनवाई हो सके उसके लिए जरूरी है हम लोग संवाद स्थापित करें, उनके लिए जरूरी है। तो वो घूम घूम कर कंप्लेन जो है वो एक तरफ आती दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2 डिपार्टमेंट ऐसे थे उत्तर प्रदेश भाजपा के जिनको एक तरीके से कहा गया है कि उनकी तरफ से चूक हुई है, चूक पर काम होना चाहिए, और जो दूसरा वर्ग था जिसको एड्रेस करना चाहिए था उनका एक तरीके से विश्वास बढ़ाया गया। मोरल बूस्टिंग मीटिंग थी कि भाई ठीक है, जो हुआ हुआ, अब आप बेहतर करिए। और जब ये विश्वास उनको दिखाई दिया तभी इस वर्ग के तमाम जो मंत्री और नेता, और मंत्री तो फिर भी चुप रहे, लेकिन जो हमको बताया गया है कि पदाधिकारी या नेताओं ने खुलकर ये कहा कि साहब संगठन के स्तर पर भी ये बैलेंस दिखना चाहिए, हमारे वर्ग से लोग ज्यादा आने चाहिए और वो जो प्रतिनिधित्व हो फिर उनकी सुनवाई भी हो। मतलब लोगों के में ये इमेज ना जाए कि जो उस वर्ग से प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके पास ताकत नहीं है, वो ताकत विहीन ना दिखाई दे। इन कुछ खास बातों पर यह बैठक हुई है। और जो मैंने सबसे पहली लाइन कही कि भाजपा संगठन ने ये साफ तौर पर, केंद्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने साफ तौर पर कहा कि 10 उपचुनाव और उसका परिणाम आपकी उस पूरी इमेज को, तस्वीर को बदलने में कामयाब हो सकता है अगर वो मुफीद आते हैं तो, इसलिए वहां फोकस करिए। बिल्कुल। चलिए अब तीसरी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेजों को नेशनल मेडिकल कमीशन ने मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों एवं अन्य संसाधनों की कमी है। ये चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए जबरदस्त झटका है, क्योंकि इन कॉलेजों को मान्यता मिलती तो प्रदेश में एक साथ एमबीबीएस की 1300 सीटें बढ़ जाती। अभी यहाँ सरकारी क्षेत्र की एमबीबीएस की 3828 और निजी क्षेत्र की 5450 सीटें हैं। उत्कर्ष, बहुत सीधा सवाल, नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये मान्यता क्यों नहीं दी? फैकल्टी पूरी नहीं है इन तमाम कॉलेजों में। बिल्डिंग बनकर तैयार है, भवन बनकर तैयार हैं, लेकिन जो फैकल्टी होनी चाहिए वो फैकल्टी पूरी नहीं है। अलग अलग अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लें तो एक एवरेज जो निकलता है तो 70% फैकल्टी खाली है। इसमें मेरे पास जो जानकारी आई कि एक शायद रायबरेली मेडिकल कॉलेज है जहां पर सर्वाधिक जो फैकल्टी है वो मौजूद है, वो 47% होती है, यानी 53% पद वहां पे भी खाली हैं। और चूंकि फैकल्टी नहीं है, आधारभूत संरचना जो होती है, जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग तो बनकर खड़ी हो गई, बिल्डिंग तैयार है, लेकिन कई सारी चीजें, मशीनें चाहिए, तमाम चीजें चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा आधार था वो फैकल्टी का ना होना था।
और ये वरुण एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार के भी स्वास्थ्य विभाग के लिए, अगर मैं बहुत साफ कहूं तो चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए एक झटके से कम नहीं है। ये 2 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। हम तमाम राजनीतिक मंचों पर ये सुनते हैं कि मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। चुनाव के दौरान हमने देखा नेताओं ने वादा किया कि उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जो मेडिकल कॉलेज से अछूता रह जाए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज देने के वादे किए जाते हैं, लेकिन जब वो वादे होते हैं, जब वो पूरे प्रोग्राम डिजाइन होते हैं, क्या इतनी तैयारी नहीं होती कि आपको नहीं पता कि किस तरीके से एनएमसी जो है वो आपको, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो किन आधार पर आपको मान्यता देती है? क्या इतनी रीडिंग या कितनी तैयारी के अफसरों ने नहीं की? और उसके बाद एक वो रटा-रटा ऐसा जवाब आ जाता है कि हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं कि क्यों मान्यता नहीं मिली, क्या कमी रह गई, क्या चूक रह गई, और तय समय पर हम री-अपील करेंगे। हम दोबारा एनएमसी के पास जाएंगे और अपील करके जो अपनी मान्यता रद्द हुई है या मान्यता नहीं मिली है इस वक्त, उसके लिए अपील करेंगे। लेकिन 2 साल छोटा वक्त नहीं है वरुण। 2 साल से आप जनता के बीच में ये वादे कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा, मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा। आप बिल्डिंग दिखा देते हैं और आप बोलते हैं कि देखिए बस डॉक्टर का आना बाकी है। 1 साल बीता, चलिए पिछली बार मान्यता की दिक्कत आई, नहीं मिली। अब आपने कहा कि नहीं, नया सत्र जब आएगा तब देखिएगा वो मेडिकल कॉलेज चालू होंगे, वहां पढ़ाई भी शुरू होगी, इलाज भी मिलेगा। और मेडिकल कॉलेज सिर्फ और सिर्फ आप उसको कॉलेज के तौर पर मत देखिए ना, वो उन जिलों में स्वास्थ्य सुविधा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाते हैं। तो एक तो स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगती हैं। दूसरी बात, बच्चे पढ़कर निकलेंगे, आपके यहाँ डॉक्टर और ज्यादा होंगे। जो आप डॉक्टरों की कमी का हवाला देते हैं गाहे बगाहे अलग अलग दिक्कतों के समय पर, हाथरस में हमने देखा था, वो बात आई थी कि नहीं वो चिकित्सक नहीं थे। जब मेडिकल कॉलेज आपके तैयार होंगे, उनको अनुमतियां मिल जाएंगी, वो चलने लगेंगे, तो आप सोचिए। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू भी है कि ये सारे के सारे जो 13 कॉलेज हैं, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज होने थे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को अनुमति मिल गई, जो मैंने जानकारी जुटाई कि कुछ जी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी थे जिनको मान्यता चाहिए थी, उनको मिल गई। तो क्या सरकार, और सरकार के पास संरचना में या स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं होती, वो तमाम अधिकारी जो इस योजना से, परियोजना से जुड़े हुए थे, 2 साल से जुड़े हुए थे, क्या उनको नहीं पता था कि आधार क्या होगा? और ये उस पूरी कार्य प्रणाली पर एक बड़ा सवाल है कि आपके 13-13 भवन बनकर तैयार हैं, कुछ जगहों पर मशीनें लगी हैं, और वरुण जो बात कोई नहीं सोच रहा, अब अगर जो मैं आपको बताया कि चलिए 70% फैकल्टी नहीं है, जो 30% फैकल्टी है वो बिना पढ़ाए तनख्वाह ले रही है, वो बिना काम किए तनख्वाह ले रही है, क्योंकि उनकी तो नियुक्ति हो गई। अब वहां बच्चे नहीं है, वो करे क्या? वहां मरीज नहीं आ रहे क्योंकि मशीनें नहीं है, वहां स्ट्रक्चर नहीं है, बच्चे नहीं है, तो जिनसे आप जूनियर डॉक्टर का काम लेते हैं जब सीनियर हो जाते हैं, तो वो जो 30% डॉक्टर्स अपॉइंट कर दिए गए हैं, वो भी उन बिल्डिंगों में बैठ कर क्या कर रहे हैं? वो दूसरी जगह पोस्ट होते तो शायद, तो एक जो ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट इस्तेमाल होना चाहिए, वाजिब इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी नहीं। तो पूरे स्ट्रक्चर, पूरे आइडिया, उसकी जो कोताही बरती गई है, उसमें जो गड़बड़ियां हुई है, लोगों को रिपोर्ट बड़ी हल्की या सिर्फ एक हेडलाइन के तौर पर लग सकती है, लेकिन जब आप इसके काम, इसके डीप विश्लेषण करते हैं, जब मैं भी इस खबर के सारे पॉइंटर पढ़ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि इतनी सारी गलती एकलौते प्रोजेक्ट में कैसे हो सकती है कि आपको मान्यता के नियम नहीं पता, वहां पर जो टीचर जा रहे हैं, आप उनको मुफ्त में तनख्वाह दिए जा रहे हैं, वहां पर वो स्ट्रक्चर तैयार है, वो स्ट्रक्चर पुराने हो जाएंगे तो उनके ऑडिट होने लगेंगे। मशीनों की अपनी लाइफ होती है, जो लग गई लेकिन चालू नहीं हुई, वो शायद किसी और मेडिकल कॉलेज में या किसी और अस्पताल में शायद प्रदेश के होती, तो वहां फायदा होता। तो इतनी सारी गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन वही होता है अक्सर कि हम देखते हैं कि तमाम जो दूसरे मुद्दे वो ज्यादा तूल पकड़ लेते हैं, और आम लोगों की जिंदगी से जुड़े जो सवाल हैं वो अक्सर खबर तक सीमित रह जाते हैं वरुण। बिल्कुल। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। पूर्व मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि पारख महासंघ पूरे प्रदेश में पीडीए यात्रा निकालेगा। उन्होंने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की बात की। उत्कर्ष, 2 सवाल। पहला ये कि पारख महासंघ चीज क्या है पारख महासंघ, और दूसरा ये कि कौशल किशोर का जो प्लान है वो क्या है? दिलचस्प है प्लान, और प्लान मतलब हेडलाइन और सुर्खियां बटोरने वाला ज्यादा है। दरअसल उन्होंने बोला कि वो लोगों के बीच में जाएंगे, और संविधान है, संविधान रहेगा, इस बात को, इस एजेंडे को लेते हुए, क्योंकि संविधान पर विपक्ष ने बहुत सारे प्रहार और प्रचार किए थे, इस बात को लेते हुए वो अपनी इस यात्रा को निकालेंगे। यात्रा में भी उन्होंने कहा कि हम पिछड़ों के बीच में, दलितों के बीच में, अगड़ों के बीच में जाएंगे, और फिर उन्होंने भी कह दिया कि पीडीए पर हम जाएंगे। हालांकि बाद में अलग अलग जब लोगों से उन्होंने बात की, तो वो पीडीए को एपीडी बताने लगे, कहीं डीपीए बताने लगे, डीपीए शब्द का वो इस्तेमाल फिर उसके बाद ज्यादा करने लगे। लेकिन जबकि मुंह से एक बार पीडीए निकला, तो मैंने बोला कि दिलचस्प एंगल है कि पीडीए बनाम पीडीए की लड़ाई होती दिखाई दे रही है, कि ठीक है, विपक्ष ने और समाजवादी पार्टी ने एक पीडीए का मॉडल लाया,
तो आप भी उसकी काट के लिए पीडीए का मॉडल बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो ए है, जब आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछते हैं तो वो ए में पहले अल्पसंख्यक, फिर आदिवासी, फिर अगड़े, फिर आदि आबादी, और वो उस तरीके से हर चीज बोलते हैं, ए के मल्टीपल एब्रीविएशन देते हैं। लेकिन कौशल किशोर ने कहा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, और पिछड़ों में ही मुसलमान, सिख और बाकी लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि पिछड़े उनमें भी हैं, और वो बोले कि हम इन सबको जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ से हम इसकी शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली तक जाएंगे, और हम चाहेंगे कि हर समाज के लोग आकर हमारी इस यात्रा में जुड़ें। और वो बोले कि आरक्षण खत्म करने की जो हम पर आरोप लगता है, दरअसल इस काम को तो समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था उत्तर प्रदेश में, और किसी भी समाज को इसको नहीं भूलना चाहिए। जहां तक आपने पूछा पारक महासंघ क्या है, दरअसल पारक समाज और पारक समुदाय से जुड़े जो तमाम लोग हैं, जैसे हम देखते हैं अलग अलग जो संगठन होते हैं, वो अपनी जाति उपजातियों के नाम पर संगठन का एक नाम रख लेते हैं। तो उसी तरीके का एक कार्यक्रम था, और चूंकि पारक महासंघ की ओर से कार्यक्रम था, जिसने कहा कि पिछड़ों को एड्रेस करते करते उन्होंने कहा कि मैं इनके बीच में निकलूंगा, और संविधान है और संविधान रहेगा, इस मोटो के साथ निकलूंगा। और ये दो बातें कहने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, और जो तमाम हमारे तीसरे जो पक्ष हैं पीडीए के लिए मैं निकलूंगा। और यहां पर उनके मुंह से वो पीडीए वाली बात निकली, जिसको मैंने कहा कि वो बाद में मतलब उसको फिर अलग अलग एब्रीविएशन देने लगे, पीएडी कहने लग गए, एपीडी कहने लग गए, तो अलग अलग एब्रीविएशन आए। लेकिन कुल मिलाकर दिलचस्प ये है कि जब आप इसको ऐसा पढ़ते हैं कि पीडीए की काट पीडीए से, तो इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन अब यात्रा कितनी बड़ी होगी, क्या होगी, भाजपा संगठन के समर्थन से होगी, या कौशल किशोर उसको अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में निकाल रहे हैं, ये मुझे लगता है जब वो एक कार्य योजना तैयार कर लेंगे, चूंकि इस तरीके की पूर्व घोषणा नहीं थी, एक महासंघ के कार्यक्रम में गए थे, बोलते बोलते उन्होंने कहा है, तो अब जब कार्य योजना तैयार होगी तब वो तस्वीर सामने आएगी। बिल्कुल। चलिए अब रुक करते हैं पांचवी खबर का, बुलेटिन की, जो एक बहुत जरूरी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। और खबर ये कि लखनऊ में छात्रा पर एसिड अटैक की साजिश के पीछे उसका मौसेरा भाई ही निकला। उसी ने वारदात के दिन घटना स्थल की लोकेशन भेजकर अपने दोस्त को बुलाया था, फिर उससे हमला कराया। इसे लेकर कई अहम सबूत पुलिस को मिले हैं। पुलिस और सबूत जुटाकर उनकी तस्दीक करने में जुटी है। उत्कर्ष, ये तो पूरा केस ही पलट गया। मतलब पुलिस को जांच में क्या कुछ पता चला है अभी तक? देखिए, पूरी घटना बुधवार की ये घटना हुई थी, और बुधवार के बाद से लगातार जो ढेर सारे अपडेट थे वो आ रहे थे। ये पूरी जो घटना हुई है, इसमें सबसे पहली चीज, और वरुण आपको याद होगा जब एनकाउंटर हुआ था, हम शाम को बैठे थे और आपने मुझसे पूछा था कि एनकाउंटर के बाद आरोपी ने क्या बोला, और मैंने आपको बताया था कि मेडिकल चल रहा है, चूंकि गोली लगी है, घुटने पे घायल है, और जब तक डॉक्टर अलाउ नहीं करेंगे, डॉक्टर अनुमति नहीं देंगे, तब तक छूट नहीं मिलेगी। मैं सिलसिलेवार बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, वो शाम को जब तक हमने 7 बजे के आसपास चर्चा शुरू की थी, करीब करीब उसी वक्त उनको अस्पताल से छोड़ा गया था, और चूंकि हम लाइव आ चुके थे तो अपडेट नहीं ली जा सके। उसके बाद जब पुलिस को पता चला, पुलिस ने गिरफ्त मांगी, पुलिस ने हिरासत में लिया, और जो प्रारंभिक पूछताछ की, जो सबसे पहली चीज पता चली थी वो ये थी कि जो एनकाउंटर में जिस बाइक का मैंने जिक्र किया था, वो बाइक को पीड़िता का भाई चलाता था, और वो उनके किन्हीं मौसा या मौसा के नाम पर वो बाइक है। तो पीड़िता का भाई के जो बाइक चलाता हो, वो इस आरोपी के पास कैसे पहुंची, ये सबसे पहला सवाल आया जब तमाम चीजों को खंगालना शुरू किया गया। तो जब वो खंगाला गया और उसकी जानकारी ली गई, तो यहां से एक स्टेब्लिश होना शुरू हुआ मामला कि नहीं, पीड़िता के भाई की अगर बाइक है तो कोई ना कोई संबंध होगा। आरोपी से उस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो और पीड़िता का भाई दोनों 8वीं कक्षा तक एक साथ पढ़े हैं, यानी ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, और उसके बाद दोनों आगे की पढ़ाई के लिए अलग अलग इलाकों में चले गए। अब उसके बाद जो एक जानकारी प्रारंभिक तौर पर मिली थी वो ये मिली थी कि धोखे से इस आरोपी ने, उसने ये किया था कि जो अभिषेक नाम था आरोपी का, अभिषेक वर्मा ने, उसने धोखे से लड़की का, उस छात्रा का नंबर ले लिया था। नंबर लेने के बाद उसने 6 अलग अलग सिम खरीदे थे। सिम खरीदने के बाद तमाम नंबरों से, मतलब 6 सिम खरीदे, 6 के 6 सिम से वो लड़की को लगातार फोन करता, लड़की उसको ब्लॉक करती, और उसके बाद जब वो छात्रा और उसका भाई मिल रहे थे, तब इसने आकर हमला कर दिया था। लेकिन जो 2 चीजें स्टैब्लिश हुई थी, सबसे पहले वो ये थी कि भाई बाइक छात्रा का भाई इस्तेमाल करता था, और दूसरी चीज जो स्टैब्लिश हुई थी वो ये हुई थी कि भाई जो, मतलब ये दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे को बखूबी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं जानते हैं।
अब जो आप बात पूछ रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही मोटिव, है, मकसद। मोटिव। हाँ, जी। मोटिव को लेकर अभी भी देखिए उसके लिए क्या है ना कि जो पीड़िता का भाई है, चूँकि नेक्सस तो एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन पीड़िता के भाई पर पीड़िता से ज़्यादा तेज़ाब गिरा है। और वो जो अब तक है उस मामले में जानकारी जो है, पीड़िता के भाई से पूछताछ नहीं होनी चाहिए। इसमें एक दिलचस्प बात ये आई जब पीड़िता के भाई से पुलिस ने पूछताछ करने के लिए घर परिवार वालों से कहा कि क्या आपसे कोई बात हुई जब वो होश में आया तो? क्योंकि अभी पुलिस को डॉक्टरों ने अनुमति नहीं दी है, लेकिन परिवार वाले मिल रहे हैं। तो ये पता चला, जो परिवार वालों ने बताया कि वो जो पीड़िता का भाई है, वो नहीं चाहता था कि एफआईआर में उसका नाम आए और वो ये कहता रहा कि अगर आप पुलिस केस में मेरा नाम लिख देंगे, तो मेरा करियर खराब हो जाएगा, ये तमाम चीज़ हो जाएगी और फिर घर के बड़े लोगों ने कहा कि भई जब वो सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाएगा, तेजाब तो आप पर भी गिरा है, आपकी बर्न इंजरी और उसकी रिपोर्ट बनेगी तब तो पुलिस को पता ही चल जाएगा। फिर वो माना। अब वो लोगों को समझ आ रहा है कि वो एफआईआर में या वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आना चाहता था। वो अब तक क्यों इस बात को छुपाना चाहता था कि वो इस मामले में मतलब वो भी एक तरीके से उसको कोई चोट लगी है या पुलिस उससे पूछताछ करे, वो किसी तरीके से दायरे में आए। और अब जैसा मैंने आपको कहा कि जो जानकारी मिल रही है, ये पूरी की पूरी जो साजिश है, ये उस भाई ने रची है। और इसका कारण सिर्फ मोबाइल चैट को दिया जा रहा है, मोबाइल चैट को, क्योंकि जो जो आरोपी है और जो पीड़िता का भाई है, उन दोनों के बीच में मोबाइल में बातचीत हुई है। और जो नंबर देने की बात है, वो ये पता चला कि नंबर भाई ने ही दिया, बाइक भाई ने ही दी क्योंकि वो बाइक वहां से आई है। लेकिन जो मोटिव है उसके लिए सिर्फ एक कारण, जैसा मैंने आपको कहा कि ऐसे मामलों में जब तक, और आपने भी क्रू क्राइम को जमीन पर रहकर कवर किया, जब तक डॉक्टर अनुमति नहीं देंगे उस 1-to-1 इंटरोगेशन की, जिसमें इन तमाम चीजों को पूछा जाए, तो आप बयान दर्ज करने से ज्यादा सवाल जवाब जो होते हैं जिसमें कि आप एक मानसिक दबाव बनाते हैं कई बार, वो नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन की बात है, क्योंकि जो टाइमलाइन डॉक्टरों की ओर से दी गई थी वो शायद शुक्रवार तक की है, कि जब तक इस स्टेज पर आ जाएगा कि आप पूछताछ कर सकते हैं। तो अगले कुछ दिनों में वो मोटिव साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि जो पूरी प्लानिंग थी, ये पीड़िता के भाई ने की थी। मतलब लोकेशन तक अपने दोस्त को पीड़िता के भाई ने भेजी थी कि उसकी बहन उससे कहाँ मिलने आ रही है। जो एक सबसे बड़ा सवाल था ना कि आरोपी को कैसे पता चला कि वो लड़की कहाँ है, जब उसने ब्लॉक कर दिया तो, और अगर वो पीछा कर रहा था तो इतने दिन तक क्यों नहीं पता चला। तो अब ये पता चला है कि पीड़िता के भाई ने ही अपने दोस्त को लोकेशन भेजी, और लोकेशन भेजने के बाद वो लड़का वहां पर पहुंचता है, अभिषेक, और वो छात्रा पर तेजाब डाल देता है और जिसमें वो घायल होती है। कारण जो है, जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन और लखनऊ पुलिस के पास तमाम चीजें हैं, सबूत आ चुके हैं, शुरुआती बिल्कुल। बयान आ चुके हैं, आरोपी गिरफ्त में है। तो वो जो रहस्य उद्घाटन होना है वो भी मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में मोटिव जो आप बोल रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। लेकिन बिल्कुल, मुख्य रूप से जानना ये साजिश करता बड़ी कौन बात है वो। होगी कि आखिर ये मोटिव क्या था? क्यों आखिर अपनी बहन के ऊपर उसने क्यों आरोपी का साथ दिया, जिसने तेज़ाब डाला, उसका साथ क्यों दिया? चलिए अब शो की आखिरी खबर पर बात करते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सोमवार से शुरू हुई डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ जगह शिक्षकों ने डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराई, तो काफ़ी जगह शिक्षकों ने आम दिन की तरह रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद कई जगह शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो कुछ जगह विरोध प्रदर्शन भी हुआ। उत्कर्ष, ये जो डिजिटल अटेंडेंस है, ये क्या मामला है और टीचर इस मामले में क्या कह रहे हैं? चीज़ क्या है देखिए, डिजिटल अटेंडेंस? मैं ये जानना चाहता हूँ। आप और मैं जो अपने अपने दफ्तरों में इस्तेमाल करते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। डिजिटल अटेंडेंस का मतलब ये है कि वो ऑन लोकेशन होगी। बीच में एक प्रयोग हुआ था कि एक ऐप आया था और ऐप के जरिए आप अपनी लोकेशन, वो लाइव लोकेशन को ट्रेस कर लेता था और उससे आप अपनी अटेंडेंस बता दीजिए, एक सेल्फी करिए। लेकिन अब इसको स्कूलों में ही लगाया गया है ताकि आसपास के, क्योंकि वो कुछ 100 मीटर के दायरे को एक ही लोकेशन मान लेते हैं, तो वहां पर आकर आपको ऑनलाइन आपको अपनी अटेंडेंस बतानी होगी। जो बेसिक शिक्षा के स्कूलों के जो टीचर हैं, उनके जो विरोध के 2 मुख्य कारण हैं। एक, उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में इस वक्त बाढ़ आई हुई है और अटेंडेंस में बहुत सिंपल है कि अगर आप नहीं पहुंच पाते किसी भी कारण से, तो आपकी वो अटेंडेंस नहीं मानी जाती। सरकार ने कहा कि हम आधे घंटे की छूट दे रहे हैं, लेकिन कईयों का ये कहना है कि आधे घंटे की छूट नाकाफी है। कई बार घर पर इस तरीके की परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम नहीं पहुंच पाते सुबह, या आकस्मिक कोई दिक्कतें होती है। अब उसमें एक बात जो हमारे दर्शकों को समझनी जरूरी है कि लोग कहेंगे कि भाई ऐसी छुट्टी, मतलब आकस्मिक कोई कारण हो जाता है या कुछ होता है तो आपको छुट्टियां मिलती है। और यही सवाल जब मैंने कुछ लोगों से बात करते हुए पूछने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि बेसिक शिक्षा के जो स्कूल शिक्षक हैं उनको बाकी सामान्य सरकारी कर्मचारियों की तरह ईएल सीएल के प्रावधान नहीं है, उनको उतनी छुट्टियां नहीं मिलती।
और ऐसे में ये जो अटेंडेंस है, ये दबाव ज़्यादा हो जाएगा कि आप किन्हीं भी परिस्थितियों में, किसी भी हालातों में स्कूलों को पहुँचो। वो ये बोल रहे हैं कि इस अटेंडेंस को अगर हम अपनाएँ, लेकिन आप फिर हमको सरकारी कर्मचारियों की तरह बाकी सुविधाएँ भी दीजिए। आप हमको सरकारी कर्मचारियों की तरह भी तो मानिए। आप व्यवस्था हमसे सारी सरकारी कर्मचारियों जैसी चाहते हैं, लेकिन जब सुविधाओं को देने की बात आती है, तो आप इसको बिल्कुल उस रूप में लागू नहीं करते। और अगर मैं आपको एक अपडेट बताऊँ इसी खबर पर वरुण, तो इस मामले पर अब सियासत या सियासी दल जो हैं, वो अपनी बात रखते दिखाई दे रहे हैं। घोसी के सांसद हैं राजीव राय, और बहुत मतलब हमने देखा था कि पिछले कई दिनों पर जिस तरीके से पूरा चुनाव लड़ा था, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा कि अधिकारी मोटे कमीशन के लिए अनावश्यक सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप को खरीद रहे हैं और करोड़ों की खरीदी हो रही है। बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों और शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और दिन भर ऐसी योजनाएँ बनाई जा रही है कि शिक्षक पढ़ाए कम, ऐप पर ज़्यादा बिज़ी रहे। और जितने की पूरी ऐप की, मोबाइल की तमाम चीज़ों की खरीदी हुई है, वो लिखते हैं कि इससे तो बेसिक शिक्षा के स्कूलों में फर्नीचर, कंप्यूटर लैब और एक्सपर्ट टीचर तक रखे जा सकते थे। और एक मांग उन्होंने की है कि सभी घूसखोर विभागों में पहले ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य कर दीजिए। और ये शब्दशः वो लिखते हैं कि पहले सरकारी दफ्तरों में बाकी उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन अटेंडेंस को अनिवार्य करिए, अधिकारियों के लिए अनिवार्य करिए, और उसके बाद उन शिक्षकों के लिए जो कि जिला मुख्यालयों से दूर-दूर जाकर सुदूर इलाकों में बिल्कुल जंगल के किनारे जो स्कूल लगे हैं, इस बारिश या बाढ़ के दौर में जो नदी पार करके जाते हैं और पढ़ाते हैं, बोल रहे हैं इनकी अटेंडेंस लाने से पहले आप उन अधिकारियों की अटेंडेंस लाइए जो इस तरीके की योजनाएं बैठकर बनाते हैं और जो बड़े-बड़े आराम से मतलब मुख्यालयों में रहते हैं। उत्कर्ष, मेरा सवाल ये है कि ये जो डिजिटल अटेंडेंस का कंसेप्ट है, ये सरकार को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, अब सरकार के अपने तर्क हैं। सरकार का ये मानना है कि देखिए, इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं, कई बार मीडिया भी कवर करता है कि स्कूलों में टीचर नहीं पहुँचे, पढ़ाई नहीं हो रही है, लोग सिर्फ वेतन विथड्रॉ कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुँच रहे हैं। और अधिकतर ये बेसिक शिक्षा के स्कूल ऐसी जगहों पर हैं जो सिर्फ जिला मुख्यालयों पर नहीं है, सुदूर छोटे-छोटे गाँवों पर हैं। तो वो मॉनिटरिंग बनी रहे कि टीचर वहाँ पहुँच रहा है, वो भवन पर ही है। इसके लिए हम ये अटेंडेंस सिस्टम लाना चाहते हैं ताकि वो ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग दोनों हो। और टीचरों की ओर से जैसा मैंने आपको कहा 2 तरीके के तर्क हैं। जो दूसरा तर्क है वो ये है कि अटेंडेंस आप लागू तो बिल्कुल सरकारी व्यवस्था वाली सारी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन सुविधाएं एक भी आप सरकारी कर्मचारी वाली हमको नहीं दे रहे हैं। तो जो विरोध है उसका एक कारण ये है, और दूसरा कारण जो टाइमिंग है कि इस वक्त बाढ़ का समय है, इस वक्त पहुंचना है स्कूलों पर, बिल्कुल वो टाइम नॉट है कि 8 बजे चलिए, उसमें आधे घंटे की छूट दी गई कि 8:30 तक आपको पहुंचना है। वो जो टाइम वाली बात है, विरोध वहां से शुरू हुआ था और अब वो बढ़ते बढ़ते कई सारे तर्कों पर आ गया है। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया उत्कर्ष आपका बहुत-बहुत इस तमाम जानकारी के लिए। कल फिर मिलेंगे यूपी की बात का एक और एपिसोड लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।